तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल के मैथ का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के इस सेट प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। कहा क्या गया है कि 3000 और 4000 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जो 30, 36 और 80 से पूरी तरह से विभाजित है। तो देखो भाई, आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है। देख करके ही पता चलता है ये एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का क्वेश्चन है। तो यहां पर बोला क्या गया है कि वो संख्या होनी चाहिए कितनी, वो संख्या होनी चाहिए 3000 से 4000 के बीच का कोई नंबर। तो सबसे पहले बोला क्या है, क्या क्या चीज बोला है कि वो जो संख्या होगी वह 30 से भी विभाजित होगी, 36 से भी विभाजित होगी और 80 से भी विभाजित होगी। तो इसके लिए मेरे भाई क्वेश्चन में एकदम आराम से करना क्या है। अगर ऐसा आता है, कहा गया है कि उससे विभाजित होनी चाहिए, तो आप उस संख्या का एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे? एलसीएम। तो बताओ, 30 और 36 और 80 का एलसीएम क्या होगा? तो बच्चों की तरह यहां पर नहीं करना, हम यहां से फैक्टर करके हम लोग एलसीएम को निकाल लेंगे। तो देखो भाई, तो 30 को करोगे फैक्टर तो क्या आएगा? तो 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो कहोगे सर 30 को हम लिख सकते हैं 2 तिया 6 पचे 30 हो गया। और 36 को क्या लिख सकते हैं? कहोगे सर 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 होगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 80 को कितना कहोगे? कहोगे सर 16 पचे 80 और 16 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 4। अरे लिख सकते हैं? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां पर से एलसीएम निकालने के लिए सबसे पावर जिसके पास ज्यादा रहेगा उसको लिखेंगे। तो बताओ एलसीएम कितना आएगा? 2 पे पावर 4 आया। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, ये एलसीएम है हमारा 2 पे पावर 4। उसके बाद ये 2 का हमारा टोटल काम खत्म, क्योंकि 4 है यहाँ पर, ये 2 है यहाँ पर 1 है। यहाँ पर ये 3 पे पावर कितना हो जाएगा? 2, यहाँ पर 1 है, तो सबसे ज्यादा पावर जिसके पास रहेगा उसी को लिखेंगे। और ये 5 हो गया, तो ये 5 हमारा कितना है? ये 5 का 5 ही होगा। तो ये क्या हो गया? 16, 16 नंबर 4 से, और गुना जब 5 करेंगे तो हमारा आएगा एलसीएम कितना? 720। लेकिन क्या बोला? बोला है यही कि जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह होना चाहिए 3000 से 4000 के बीच में। तो क्या ये संख्या 3000 से 4000 के बीच का है? कहोगे नहीं सर। तो एक बात और आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि अगर हम जो एलसीएम निकालते हैं, जो हमारा एलसीएम आता है, वह एलसीएम जो इस संख्या से अगर किसी से भी भाग दोगे तो यह नंबर कटेगा। मतलब जो 700 एलसीएम आया है वो इससे भाग होगा, या फिर इसका कोई मल्टीपल भी होगा तो उससे भी यह संख्या से पूरी तरह से विभाजित होगा ही होगा। अगर मेरे भाई विभाजित होता है तो बताओ, अगर हम इसको 4 से गुना करते थे, 4 दूनी 8 7 चौके 28, यानी 2800 समथिंग आएगा, जो 3000 से क्या है? छोटा है। लेकिन बोला क्या है? संख्या 3000 से 4000 के बीच में होना चाहिए। अगर हम इसको 5 से गुना करते हैं तो 5 से गुना करने पर भी 30, 36 और 80 से विभाजित होगा ही होगा। जब होगा मेरे भाई, तो 5 से अगर लगाओगे तो 0, 5 दूनी 10, 7 पचे 35, 36। देखो तो ये 3600 3000 और 4000 के बीच का कोई नंबर है या नहीं? कहोगे हाँ सर बिल्कुल है, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर वही आप 6 से गुना करोगे तो 7 छक 42, 4000 से ज्यादा हो जाता है और वो आपका नहीं होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, बेहद आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। इसको आप लोग कैसे बनाओगे? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है ये पहले देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि 7/3, 9/6 और 9/2 और 7/3 में किसके बराबर है? यानी इसको जोड़ने के बाद वो किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो देखो भाई, क्या बोला गया है कि 7/3 प्लस 19/6 प्लस और कितना है भाई? 9/2 प्लस 17 क्या कर दो 3। इसको अगर जोड़ना है तो ये बच्चों की तरह ये नहीं करेंगे कि एलसीएम लेंगे उसके बाद जोड़ेंगे, जोड़ करके फिर ऐसे निकालेंगे, नहीं। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, आपको पता होगा कि बेस आपका सबका अगर सेम है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट सबको जोड़ देंगे। तो बेस को बराबर करोगे
तो यहाँ पर देखो तो 6 है, इस सब का एलसीएम 6 होगा। तो 6 बनाने के लिए इसको 2 से गुना ऊपर, 2 से गुना नीचे। ये तो 6 ऑलरेडी है तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको 6 बनाओगे तो इसको 3 से गुना, इसको भी 3 से गुना करना होगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो अगर इसको 3 से गुना तो इसको भी 3 से गुना, तो इसको जब करोगे तो यहाँ पर होगा 6 जब गुना होगा तो इसको 2 से गुना, इसको भी इसको कितना से 2 से गुना। तो ऊपर वाला कितना होगा 14, ये हो जाएगा 19, 9 तिया 27 और ये मेरे भाई 34। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अगर क्लियर है तो अब सुनो बात, अब नीचे में क्या हो जाएगा, सबका एलसीएम 6 तो 6 ही आ जाएगा। तो ऊपर वाले को जोड़ोगे तो 10 10 20 20 20 40 33 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 13 13 7 20, 20 7 4 कितना होगा 20 4 24, जब 24 जोड़ोगे तो 94 आएगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 94 आएगा बाय कितना होगा 6। अगर इसको फिर भागा दोगे तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 7 दूनी 14। तो कितना आ गया 47/3, जो 47/3 ऑप्शन नंबर कितना में है, सेम है। बॉक्स में इसका आंसर बताओ। इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में कहा क्या गया है कि 24.2 का कितना भाई 24.2 का 16% और प्लस में क्या कहता है 2.42 का कितना प्रतिशत 10% का मान कितना होगा, यानी योग कितना होगा, यानी इस दोनों का योगफल कितना है आपको बताना है। क्या नहीं बता पाओगे? देखो भाई इसको करना क्या है, एकदम बेहद आसान सा तरीका बताएंगे इसको निकालने के लिए। यहां पर ये क्या बोला है 16%। तो देखो भाई इसको ऐसे मत करना, अब 16/100 ऐसे कुछ को करना ही नहीं है। देखो हम आपको आसान तरीका बताते हैं। आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि कोई नंबर मान लेते हैं ये है 1000 है, अगर हम इसका 10% आपको निकालने के लिए कहते हैं, तो अगर आपको 10% निकालने के लिए कहते हैं तो पीछे से आप इसका पीछे से 1 दशमलव लगा दोगे, ये 10% का वैल्यू होता है। आपको अच्छे तरीके से पता होगा, नहीं पता है तो चेक कर लो। 10% निकालोगे तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, कि 10 दहे के कितना आया 100 आया। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो उसी तरह से अगर ये कोई नंबर है तो उसका हमें कह रहा है 16%, तो देखो तो भाई, तो क्या हम इसका 10% और प्लस 6% निकाल के जोड़ देंगे तो हमें 16% नहीं पता चल जाएगा? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, हमें तो पता चल जाएगा। जब पता चल जाएगा तो देखो 10% इसका कितना होगा 2 दशमलव, देखो पीछे से, यानी 1 दशमलव तो यहाँ है ही, तो इसके यहां से 1 दशमलव के बाद लगाएंगे तो 10 मतलब 1 अंक के बाद यहां से फिर से लगाएंगे तो ये हमारा हो गया 10% का वैल्यू। ये हमारा 10% हो गया। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, 10% हमारा हो गया है। अब यहां से और चेक करो, अब यहां से कहता है 6%, तो 6 पर ये तो हमारा कितना है? कहोगे सर ये तो हमारा हो गया 10%। 6% निकालोगे तो हमें चाहिए 1%। 10% 1 अंक के बाद दशमलव लगाओगे तो 10%, और 2 अंक के बाद दशमलव लगाओगे तो 1%। तो 1% के 10 आ गया तो 0.242। अगर इसको करोगे इसका 6 गुना तो 6% का वैल्यू आ जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 6 दूनी 12, 4 चौके 24 से 25 और 12 दो कितना हो जाएगा 14, और 3 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो कितना आ गया 1.452। अब ये मेरे भाई आ गया इतना 1.452। अब ये तो हो गया हमारा 16% का वैल्यू। अब इसका भी तो 10% निकालना है। अगर कोई नंबर इतना है, अगर आपसे इसके 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो तो 10% का वैल्यू आ जाएगा, तो हमें तो 10% का ही वैल्यू चाहिए। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 0.4 कितना हो जाएगा 242। अगर इस सभी को जोड़ दोगे तो हमें वैल्यू पता चल जाएगा, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो अगर हमें इतना वैल्यू, देखो ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए ही लिखे हैं, लेकिन एग्जाम में इस तरह से नहीं करेंगे। देखो क्या करेंगे, यहां से जैसे ही देखे तो देखो तो 1 अंक के बाद, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, 10% निकालेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव होगा, 3 अंक के बाद दशमलव होगा, जो भी आंसर होगा। अब यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए पीछे से, तो मात्र एक ही को ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इस सबको जोड़ करके देख लेना, ऑप्शन नंबर सी ही आएगा। ये तो रहा समझाने वाली बात। एग्जाम में देखो हम लोग कैसे सोचेंगे, एग्जाम में ऐसे सोचेंगे कि यहां से देखेंगे कि कितना 10% है ना, तो 2.42 का
अगर हम 10% निकालते हैं तो 3 अंक के बाद दशमलव होगा और 3 अंक के बाद दशमलव मात्र एक ही को ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ भी करेंगे तो कितना होगा, 3 अंक के बाद आ रहा है, तो जो भी आंसर होगा पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव होगा, तो पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव ऑप्शन नंबर सी में है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कितना में, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा क्या गया है, सबसे पहले ये ध्यान दो। क्योंकि सर क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है कि यदि 13 सेंटीमीटर भुजा वाले चतुर्भुज का, ठीक है, समचतुर्भुज का एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर का हो, तो बताइए दूसरा विकर्ण कितने का सेंटीमीटर का होगा। तो आपको ये क्या चीज का, मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया। देखो भाई, यहां पर ये क्वेश्चन क्या बोला है, समचतुर्भुज है, तो बस समचतुर्भुज है मतलब सभी भुजा आपस में क्या होगी, बराबर। ठीक है, ये आयत नहीं समचतुर्भुज है भाई, ठीक है। तो और सभी भुजा कितने का है, 13 13 13 और 13। और ये आपको पता होगा, इसमें क्या बोला है कि यदि एक विकर्ण उसका कितना है, 5, कितना, सॉरी 10 सेंटीमीटर है, तो मान लेते हैं ये ए, बी और ये सी और ये डी है, तो विकर्ण कैसे खींचोगे, ऐसे ही ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम ऐसे ही खींचते हैं विकर्ण। तो इसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो आपसे पूछा क्या है कि बताइए दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो आपको ये बात अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि समचतुर्भुज में जो विकर्ण होता है, विकर्ण जब एक दूसरे को काटता है, तो एक ये जो विकर्ण है आपस में क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है, और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। कितनी डिग्री पर, 90 डिग्री पर काटती है। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है। तो आपको ये मेरे भाई पता है, तो ये बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 10, और ये दोनों आपस में बराबर बराबर बांटती है, तो ये कितना है, 5, और ये कितना है, 5। अरे 5 5 हो गया, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो सिर्फ एक को देखो, मतलब मान लेते हैं ये ऊपर करता है, तो अब इसको देखो, इस ट्रायंगल को देखना। तो इस ट्रायंगल को देखोगे, ये आपका 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने कितना है, 90 डिग्री के सामने ये हमारा कर्ण हो जाता है, और ये आपका एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब एक यहां से मेरे भाई बन गया कितने का, समकोण त्रिभुज, ये आपका 13 है, ये आपका 5 है, तो यहां पर से ट्रिपलेट नहीं सेट हो गया। ये आपका बताओ तो, ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ पर क्या चीज, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, लेकिन उतना नहीं, आपको ट्रिपलेट याद है, 5 12 और 13। तो 5 12 ये 13, यानी यहाँ पर से ये 5 है तो ये 12 है, तो ये कितना होगा, 13। ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13, तो यानी ये 5 दे दिया गया है, ये 13 दे दिया गया, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, 12। यानी 5 है, 13 है, मतलब ये कितना होगा, 12। तो आपको पता है कि विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर ये हमारा 12 है तो ये भी हमारा 12 होगा, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी बी डी बराबर कितनी हो जाएगी, 24। कितनी हो जाएगी, 24, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में, और यही आपका सही आंसर है। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओगे। और ये क्वेश्चन जो है डिस्काउंट चैप्टर का है, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डिस्काउंट चैप्टर में। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो कहा क्या गया है, 10% और 20% के दो क्या है, अनुक्रमित छूट की कितना एकल छूट के बराबर है। आपसे कहा गया है कि यदि आपको 10% का और 20% का दो क्रमागत छूट दे दिया गया है, दो सक्सेसिवली छूट दिया गया है, तो आप हमें बताइए कि उसका एक छूट कितना होगा। तो नहीं बताओगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इससे और आसान सा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है डिस्काउंट का। तो आपको सक्सीव का फॉर्मूला पता है, अगर आप अच्छे तरीके से पता होगा, अगर परसेंटेज पढ़े हो, डिस्काउंट चैप्टर पढ़े होगे, तो एक फॉर्मूला बताते हैं। अगर दो लगातार डिस्काउंट है, दो लगातार डिस्काउंट है, तो उसके लिए आपका जो नेट डिस्काउंट जो होगा ना, नेट डिस्काउंट जो होगा, अगर परसेंटेज डिस्काउंट होगा, वो आपका होगा एक्स, यानी पहला छूट, प्लस वाई और माइनस। ठीक है, क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही है। और
ये एक्स क्या है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे क्या होगा 100 का 100%। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, यही हमारा होगा। तो देखो भाई, यही हमारा नेट परसेंटेज चेंज होगा। आपको बेसिक तरीके से भी बता देंगे, लेकिन फॉर्मूला से आप डायरेक्ट आप इसको निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो पहला छूट कितने का है, कहोगे सर पहला छूट हमारा 10% का है और दूसरा छूट हमारा 20% का है। तो एक्स की जगह कितना लिखोगे 10 प्लस दूसरे की जगह कितना लिखोगे, कहोगे सर 20, और यहां पर माइनस है तो माइनस, और यहां पर 10 गुना 20 बटे कर दोगे 100। यहां से हमारा ये कट जाएगा, 5 मर्त में 5 दूनी 10, और बताओ 10 और 20 कितना होगा 30, और 30 में से मेरे भाई दो, जब यहाँ से दो बचा ना, दो घटा दोगे तो कितना होगा 28%। यानी अगर उसको 10% और 20% का दो क्रमागत छूट मिलता है तो वहां पर उसे 28% का छूट देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर कितना में है भाई, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां पर अब वायु किसी के मन में आता होगा कि सर इसको बेसिक तरीका से कैसे बनाएंगे, तो देखो भाई ऐसे समझो, ऐसे को हम रेशियो से भी बता देते हैं। ये तो फॉर्मूला आपको लिख करके बता दिए हैं और करके भी बता दिए, लेकिन एग्जाम में इतना लिखना नहीं है। अब यहां से देखो भाई, इसको अगर हमें बनाना है, 2% छूट दिया है सक्सिबली, तो यहां पर से अगर हम यहीं पर लिख देते हैं, अगर हम पहला छूट 10% का है, तो कोई भी सामान अगर किसी वस्तु का प्राइस अगर मार्क प्राइस, अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस ऐसे 10% का छूट देता है, तो 10% को हम लोग लिखते क्या है, क्योंकि सर 10% को हम लोग लिखते हैं 1/10। यानी किसी वस्तु का मार्क प्राइस अगर 10 है तो वस्तु को एक कम करके बेचेगा, यानी 9/10 में। अब कहता एक छूट दे दिया, अब प्राइस हो गया इतना, तो फिर इस पर 20% का छूट देता है। तो 20% का छूट देने का मतलब 20% को हम लोग क्या कहते हैं, 1/5। यानी किसी वस्तु का अगर अब प्राइस 5 है तो उसको एक कम करके बेचेगा, यानी 5 के सामान को अब कितना में बेचेगा, 4 में। तो यही पूछता है आपको कि अब कितना परसेंटेज उसका होगा। तो यहां से लगाओगे तो कितना आएगा, 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, यानी आ गया 18/25। अब किसी वस्तु का देखो आया ना, किसी वस्तु का अगर प्राइस कितना है 25 और बेचा कितना में 18 में, तो कितना कम किया, तो कहोगे सर यहां पर तो कम किया है 7। कितना कम किया 7, और 7/25, और 1/25 होता है कितना 4%। तो उसका 7 गुना 7 चौके कितना हो गया 28। आया, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। ये हो गया रेशियो मेथड से। आप जिस तरह से बनाना चाहे आप बना सकते हो, बहुत ही आसान सा तरीका है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई, इसको हम जो बताएंगे, कैसे बताएं, इसको हम आपको दो तरीके से बताएंगे। कैसे कैसे, एक डायरेक्ट फॉर्मूला से और एक आपको बेसिक तरीके से। तो जो सबसे पहले हम फॉर्मूला से ही बता देते हैं। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि, यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है, यानी मार्क प्राइस दिया गया है, सॉरी मार्क प्राइस पर 10% का, सॉरी 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 मार्क प्राइस नहीं दिया गया, 10% का छूट दिया गया है, यानी डिस्काउंट दिया गया है। क्या दिया गया है, परसेंटेज डिस्काउंट कितना है 10% का। और प्रॉफिट कितना है, कहोगे सर प्रॉफिट यहाँ पर 15% का, परसेंटेज प्रॉफिट कितना है 15% का। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको डायरेक्ट आपको मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है, क्या चीज के, अगर आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य और लागत मूल्य का रेशियो आपसे पूछता है ना, तो आपके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। यदि आपको परसेंटेज डिस्काउंट और परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस दे दिया गया है, तो आप डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो देखो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो होगा मेरे भाई, क्या करना, कुछ नहीं करना है, 100 लिखना, ठीक है, और इसमें से क्या करना, जो ऊपर में कॉस्ट प्राइस है इसमें से क्या करना, माइनस कर देना डिस्काउंट परसेंटेज वाला और बटे, ठीक है, और उसके बाद 100 प्लस क्या कर देना, जो परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है उसको लिख देना। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर यहाँ परसेंटेज लिख देते हैं ताकि आपको आसान सा लगे। तो देखो ये फॉर्मूला है, सिर्फ लगाओ फॉर्मूला, क्वेश्चन बन जाएगा।
लेकिन इसमें कुछ समझोगे नहीं, बस फॉर्मूला लगा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो हुआ क्या है, ये क्या है 100%, परसेंटेज नहीं लिखना क्योंकि रेशियो लेंगे तो फिर रेशियो से कट ही जाएगा। तो माइनस, अगर उसमें 10% का छूट देता है, कितना परसेंट का, 10% का। अगर मेरे भाई 10% का छूट मिलता है तो कितना वस्तु का, 100 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, कहोगे सर 100 में से 10 जाएगा तो 90 बचेगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर 100 में अगर फिर 15 जोड़ोगे तो कितना होगा, कहोगे सर 115 होगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है 115 होगा। 5 से जब लगाओगे तो कितना होगा, 16 पचे 80, 18 पचे 90 होगा, और ये 23 पचे कितना आ गया, 23 पचे 15 से 115। तो आपसे पूछा है क्या चीज, मार्क प्राइस और लागत मूल्य। तो मार्क प्राइस कितना है, कहोगे सर रेशियो पूछा है मार्क प्राइस, तो सबसे पहले मार्क प्राइस की जगह कितना है 23, और कॉस्ट प्राइस कितना है 18। तो दोनों का रेशियो कितना आया 23-18, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में, और यही आपका सही आंसर है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो इसमें क्या समझ में आई, बस फॉर्मूला लगाओ क्वेश्चन बन गया। यदि आपको ध्यान में रखना, यदि आपको परसेंटेज डिस्काउंट और परसेंटेज प्रॉफिट दे दिया गया है तो आप डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो। ये चीजें समझाने के लिए हम इतना लिखे, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट मन में करते ऐसे, कैसे, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस, डायरेक्ट जोड़ो, इसमें 10 घटाएंगे तो 90, इसमें 15 जोड़ेंगे तो 115, जब कटेगा तो ये हो जाएगा 18 पचे 90 और ये हो जाएगा 23, यानी मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस पूछा है तो 23:18 बन गया, इतना में ही करना था। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन आपको हम बताते हैं इसमें से क्या बेसिक तरीका क्या है। देखो भाई, आप अगर आपको बेसिक तरीका से पूछना है तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखना, यहाँ मार्क प्राइस लिखना, यहाँ सेलिंग प्राइस लिखना। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहाँ से तक किसी को समझने में दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो कहा क्या गया है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का क्या दिया जाता है, कहोगे सर 10% का छूट दिया जाता है। तो यानी किसी वस्तु का मान 10% का छूट देता है तो 10% को 9/10 लिखते हैं, छूट दे 10% को 1/10 लिखते हैं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो छूट दिया है यानी 10 के समान पर 1 का छूट दिया है तो वस्तु को बेचेगा कितना में, 9 में। यानी इसका कहने का मतलब है अगर 10% का छूट है तो यदि किसी वस्तु का मार्क प्राइस अगर 10 है तो छूट जब भी दिया जाता है मार्क प्राइस पर दिया जाता है, यानी अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 10 है तो वस्तु को कितना में बेचेगा, 9 में। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। यहां तक किसी को दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की बात सुनो, कहता है बेचने पर छूट देने के बाद भी उसे 15% का प्रॉफिट होता है। तो 15% का प्रॉफिट होता है तो 15% को हम लोग क्या लिखते हैं, कहोगे सर 3/20, 5% होता है 1/20, तो 20%, 15% क्या होगा, 3/, उसका 3 गुना, यानी प्रॉफिट हो रहा है। यानी 20 के सामान को कितना में बेचेगा, 23 में। तो 20 के सामान को कितना में बेचेगा, 23 में बेचेगा। बात क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। यहां तक किसी को दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर। यहां तक देखो 20 का सामान 23 में बिक गया। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है कि आप हमें बताओ कि इसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, तो इसके से हमें चाहिए क्या, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। तो यहां पर से देखो सेलिंग प्राइस 9 है, यहां पर 23 है, तो एक ही वस्तु को बेच रहा है, कभी बोलेगा 9, कभी बोलेगा 23, नहीं, सेलिंग प्राइस क्या होगा, बराबर। तो सेलिंग प्राइस बराबर करो तो इसको 23 से गुना और नीचे वाले को कर दो कि 3 से गुना, 9 से गुना। जब इसको 9 से गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 9 दूनी 18, 180, और इसको जब 23 से गुना करोगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 230। तो इसी का हमें रेशियो चाहिए, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। ये 0 से 0 हमारा कट गया तो कितना आया, 18:23। ये आया कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का, लेकिन आपसे पूछा है रेशियो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो मार्क प्राइस कितना है, 23:18। ये मार्क प्राइस हो जाएगा पहले, उसके बाद से ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, हम हर क्वेश्चन को 2-3 तरीके से बता दे रहे हैं कि जिस तरह से आपको एग्जाम में सहूलियत लगे उस तरह से क्वेश्चन को बनाओ।
अब आ जाओ मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है ये पहले पढ़ो। कहता है 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे दिया है 27:5। कितना दिया है? 27:5 दे दिया गया है। तो आपसे पूछा है कि कितने लीटर पानी और मिलाने पर मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 3:1 हो जाएगा। तो कोई बात नहीं भाई, तो यहां पर सबसे पहले लिखो मिल्क, यहां पर लिखो वाटर। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल मिश्रण अभी कितना है? कहोगे सर टोटल मिश्रण अभी है 80 लीटर। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो रेशियो कितना कितने का है? तो कहोगे सर अभी जो रेशियो है 23:5 का। कितने का? 23:5 का है। यहां तक किसी को दिक्कत? क्योंकि कोई दिक्कत नहीं। यहां पर रेशियो 23 और कितना का है? 5 का। अगर मेरे भाई यहां पर 23:5 का है, मिलाने के बाद रेशियो कितना होना चाहिए? कहोगे सर 3:1। तो पानी मिलाया गया है, दूध तो मिलाया नहीं गया है। मतलब दूध की मात्रा जितनी पहले थी उतना ही मात्रा अभी भी रहेगा। तो देखो, तो यहां पर 27 है, यहां पर 3 है। तो मिलाए क्या है? पानी। पानी बढ़ेगा या घटेगा जो भी होगा, लेकिन दूध तो सेम रहेगा। तो कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, सेम रहेगा। तो यहां पर मेरे भाई कितना है? 3। तो इसको बनाओ 27। तो 27 बनाने के लिए इसको 9 से गुना। तो 9 तिया 27, यहां पर कितना हो जाएगा? 9। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर से देखो, तो जब हम इसको मिलाएं तो पानी बढ़ा कितना, नहीं पानी मिलाए कितना? तो यूनिट की बात करें तो यहां पर 4 यूनिट पानी को मिलाया गया है। लेकिन एक्चुअल में कितना मिलाया गया? तो ये चेक करो। तो देखो पहले टोटल कितना है? कहोगे सर टोटल है 32। अरे कितना है? 32। अरे ये 32 ही है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, यूनिट में 32 और टोटल लेकिन एक्चुअल में है 80 लीटर। तो इसी का वैल्यू इतना है। तो 8 से लगाओगे, तो 8 से लगाओगे तो यहाँ 8 हो जाएगा 4, और 8 से लगाओगे तो यहाँ तो 10 होगा। तो यहाँ मिलाया कितना गया है? 4। तो यही 4 यूनिट का वैल्यू कितना है? 10। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, यानी 10 लीटर पानी मिलाया गया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद आसान सा। आई होप इसका क्वेश्चन आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहा क्या गया है ये पहले पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है 40% दूध और पानी के मिश्रण को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, 60% दूध में किस अनुपात में 25% पानी मिलाना चाहिए? 25% क्या मिलाना चाहिए? पानी मिला, 25% पानी वाला में मिलाना चाहिए। तो देखो भाई, प्राप्त करना है कितना? कहोगे सर प्राप्त करना है, इसको हम एलिगेशन से बनाएंगे। तो एलिगेशन में यहां पर जो बीच में लिखा जाता है ना, वो ओवरऑल लिखा जाता है, यानी जो प्राप्त किया जाता है। तो देखो भाई, तो यहां पर हमें प्राप्त करना है कितना? कहोगे सर हमें तो प्राप्त करना है 40%। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन यहां पर कहता क्या है? 60%, और यहां पर कितना है? 25% इसमें दूध। अब इस दोनों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए? तो यहां पर से जो यहां पर से निकालो डिफरेंस, और डिफरेंस निकाल करके जो भी आएगा यहां पर, तो ये आ गया 15, और यहां पर से कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये आ जाएगा क्वांटिटी का दो रेशियो आ जाएगा। 5 से लगाओगे तो 5 तिया 15, 5 चौके 20, यानी 3:4। 3:4 और 3:4, जो कि ऑप्शन नंबर के नाम है ए में, और यही आपका सही आंसर है। एलिगेशन से बहुत आसानी से ये क्वेश्चन को बना सकते हो। अब यहां से देखो भाई, क्वेश्चन नंबर बोला गया है 9। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप बना के कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। देखो भाई, क्वेश्चन में कहा क्या गया है क्वेश्चन नंबर 9 में? ये बिहार एसएससी के पैटर्न पे आधारित हमने सभी टाइपों को, हर तरह के क्वेश्चनों को, हर चैप्टरों के क्वेश्चन को हमने लिया है, ताकि आपका प्रैक्टिस जब तक एग्जाम आए, आते आते सारे क्वेश्चन आप हर टाइप के क्वेश्चन को टच करो और बना करके प्रैक्टिस कर लो, जाकि एग्जाम में आपको सहूलियत हो बनाने में। तो बोला क्या गया है? 3 पुरुष या 7 महिला एक कार्य को 32 दिन में पूरा करता है। यहां पर देखो क्या बोला है, जो भी बोला है आराम से क्वेश्चन को पढ़ो और लिखो। बोला यही गया है कि 3 पुरुष और 7 महिला, 3 पुरुष या फिर 7 महिला, 3 पुरुष काम करे, एम मान लेते हैं, या फिर 7 वुमेन काम करे। मान लेते हैं एक एक मेन का
एफिशिएंसी यानी क्षमता m है और एक वुमेन का यानी औरत का क्षमता कितना है, w है। तो बताओ 3 गो का क्षमता जितना होगा और ये 7 का क्षमता कितना होगा, इस दोनों का अगर काम करे तो ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये क्या है, आपस में बराबर होगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो कहा गया है तो देखो भाई, तो यहां से मेन और ह्यूमन यानी दोनों में से मेन और वुमेन का रेशियो क्या आ गया, कहोगे सर ये 7 और 3 का। तो हमें सबसे पहले पता करना होगा टोटल वर्क है कितना, यानी टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे। तो कहता है कि 3 पुरुष काम करे या 7 महिला काम करे, कोई भी काम करेगी ना तो 32 दिन में काम होगा। या तो 3 पुरुष काम करेगा तो बताओ 3 पुरुष काम करेगा तो बताओ अगर ये 3 पुरुष काम करेगा, एक पुरुष की एफिशिएंसी 7 है तो 3 पुरुष की एफिशिएंसी कितनी होगी, कहोगे सर 3 पुरुष की एफिशिएंसी इतनी होगी। तो एक पुरुष की एफिशिएंसी 7 है तो 3 पुरुष की एफिशिएंसी यानी क्षमता एक दिन का काम कितना होगा, कहोगे सर एक दिन का क्षमता 3 पुरुष का इतना हो गया। अगर 3 पुरुष मिलकर के काम करता है तो 32 दिन में काम करता है, तो टोटल काम हमें पता चल गया। आ गया टोटल वर्क, कहोगे हाँ जी सर टोटल वर्क पता चल गया है। लेकिन आपसे कहता है क्या है कि काम करता है 7 पुरुष प्लस 5 महिला महिला तो दुगने काम को, मतलब अब जो जितना काम है उसके दुगने काम को, मतलब इतना काम नहीं, इसका 2 गुने काम को ये दोनों मिलकर के कितने दिन में काम करेगा ये बोल रहा है। तो आज बताओ एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, एक पुरुष की एफिशिएंसी 7 है तो 7 पुरुष की एफिशिएंसी कितनी होगी, 7 7 49। एक महिला की एफिशिएंसी 3 है तो 5 महिला की एफिशिएंसी कितना होगा, तो 5 तिया ही 15। तो कितना हो जाएगा, कहोगे सर 14 के 4 5 1 6 यानी 64। कितना हो जाएगा 64। ये 64 से 64 कट गया तो कितना बचा, सत्तिया ही 21, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है भाई, ऑप्शन नंबर डी में। और यही आपका सही आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब यहां से आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो इसका आंसर आप हमें पहले कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ये आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, वो भी किसका, शंकु का। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहां पर ये कहा गया है को क्या क्वेश्चन में, ये पहले पढ़ो। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, कहोगे सर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 550 है, तो आप हमें बताओ कि इस शंकु का आयतन कितना होगा। तो आपको शंकु का आयतन क्या होता है, तो कहोगे सर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अरे होता है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो उसको पता करने के लिए हमें हाइट की जरूरत है और रेडियस की जरूरत है। तो हमें रेडियस तो पता है लेकिन एच पता नहीं है, तो एच हमें क्या करना होगा, मालूम करना होगा। तो देखो भाई ये हमारा क्या है, शंकु, यही है ना, यही हमारा शंकु है और इसकी रेडियस हमें दे दी गई है 7। तो अब हमें पता करना होगा एच का। तो हमें इसका एरिया दे दिया गया है, यानी ये जो एरिया चारों साइड का है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 550, यही दे दिया गया ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। अरे क्या होता है, पाई आर एल, अरे यही होता है ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और आर का वैल्यू अगर ऑलरेडी 7 दे दिया गया है और ये एल होता है क्या चीज, तिर्यक ऊंचाई होती है ये ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और ये हमारा एच है और ये हमारा आर है। तो यहां से ये 7 से 7 कट गया, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 11 पचे 55 और ये क्या हो गया, 11 दूनी 22, ये 50 हो गया, ये 25 हो गया। एल बराबर हमारा कितना आ गया 25। तो आपको अच्छे तरीके से ट्रिपलेट पता है कि ये हमारा क्या है 90 डिग्री पर, और ये क्या है 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये हमारा क्या समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ये देखो हमारा 7 है, ये हमारा 25 है, तो ये हमारा कितना होगा 24। ट्रिपलेट नहीं पता है, 7 24 और 25 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। अगर नहीं पता है तो आपको पता करनी चाहिए। तो h हमारा आ गया कितना 24। तो अब यहां से लगा दो 1/3
इंटू 22/7 अगुना आर का वैल्यू तो 7 अगुना 7 और एच का वैल्यू कितना आ गया 24। क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो 7 से 7 हमारा कट जाएगा, ये हमारा 8 चला जाएगा। तो यहां पर से देखो भाई यूनिट डिजिट मैच करा करके भी नहीं कर सकते क्योंकि दो दो में आ रहा है। कोई बात नहीं भाई, अगर दो दो आ रहा है तो 14 के 4 और 14 के 4 और 14 एक 15, ठीक है, और गुना कर दोगे 8। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर यहां से आ गया है तो अब यहां से देखो भाई क्या होगा। अब यहां से देखो क्या है। अब इसको जब मेरे भाई गुना करोगे तो क्या होगा, 8 चौके 32, 3, 8 पचे 40 और 40 3 43, 40 3 कितना होगा 43 और 43 के 3 और बाकी कितना होगा 4 और 8 4 कितना होगा 12, यानी 1232 जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है सी में। और यही आपका सही आंसर है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बेहद आसान सा क्वेश्चन, ठीक है, हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि यदि 80 के y% का x% 900 के 25% के बराबर है तो x इंटू वाई का मान क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बस जैसे कह रहा है क्वेश्चन ऐसे लिखो। 80 का x% का y% बराबर है किसके, 900 के, लो 900 के 25% का। तो परसेंटेज से ये हमारा दो खत्म हो गया। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर ये मेरा खत्म हो गया तो आया कितना है, इसको हम लोग निकालेंगे कैसे। तो ऊपर में क्या होगा 9 गुना 25 और गुना कितना होगा 100 और गुना कितना होगा 100 और बटे हमारे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 80 और यही होगा x और इंटू ऊपर में क्या बचेगा x इंटू वाई और यही हमारा आंसर होगा। हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब इसको हम भाई इसको लगाते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 5 दूनी 8, 5 पचे 25 और जो भी आंसर होगा 9 पचे 45, 5 पचे 25, यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए और यूनिट डिजिट 5 मात्र ऑप्शन नंबर 1 में है और यही आंसर होगा। हम ज्यादा गुना करने के फिरात में नहीं और करेंगे भी नहीं। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 बेहद आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें ज्यादा ये नहीं है। इसमें क्या कहा गया है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इससे और आसान सा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। कहता एक यात्री ने 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 4.5 घंटे लेते हैं। यदि गति 15 मीटर प्रति सेकंड से यात्रा करे तो बताइए उसको कितना समय लगेगा। तो देखो भाई एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बताओ कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 4.5 घंटे में कितने जाएगा। तो टोटल हमें डिस्टेंस पता करना होगा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे है तो 4 घंटा में सबसे पहले कितना जाएगा, तो कहोगे 6 चौके 24 यानी 240 किलोमीटर। और आधे घंटे में कितना जाएगा, अगर 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाता है तो आधे घंटे में कितना जाएगा, कहोगे सर 30 किलोमीटर। यानी जाएगा टोटल डिस्टेंस 4.5 घंटा में कितना, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 270। कहता है अगर यही डिस्टेंस 15 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जाए तो कितना समय लगेगा। तो कोई बात नहीं, तो अगर 15 मीटर प्रति सेकंड है और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो इसको 18 बटे 5 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर 18 बटे 5 या 5 से लग जाएगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। जब 9 तिया 27 ये 30 हो जाएगा और 9 दूनी कितना होगा 18 और 10 से हमारा ये कितना होगा 3 यानी डी। ओ ये तो डिस्टेंस यहाँ पर नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, कहोगे सर यहाँ पर 3 यानी कितना घंटा लगेगा, 3 घंटा। गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ हो गया। रुको रुको, अच्छा बताओ सबसे पहले हमें क्या करना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 4.5 घंटा में, तो 4.5 घंटे में टोटल हमें डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो 4 घंटे में जाएगा 6 चौके 24 240 किलोमीटर और आधे घंटे में जाएगा 30 यानी कितना जाएगा 270। तो बताओ
270 किलोमीटर जाएगा। यदि वह 15 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जाता है, तो अब उसका जो चाल है 15 मीटर प्रति सेकंड है। तो 15 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 5/18 नहीं, 18/5 से, तो 5 तिहाई 15, यानी कितना हो जाएगा 3 गुना 18। ठीक है, यहाँ 5 नहीं, काटने में हम लोग क्या कर दिए थे गलती, तो 5 तिहाई 15 होगा ना, तो ये हो जाएगा, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो ये किलोमीटर यानी इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो इसको लगाओगे कितना, तो 9 90 और 18 पचे कितना हो जाएगा 90, यानी लगेगा टोटल कितना 5 घंटा। कितना लगेगा 5 घंटा लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। कितना में है, सी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। अब यहां से देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि मोहन जॉन को 500 रुपये और टॉम को कुछ अन्य मतलब कुछ राशि समान समय के लिए देता है, वो भी 8% वार्षिक ब्याज की दर पर। यदि 4 वर्षों में दोनों मिलाकर के 210 रुपया ब्याज देता है, तो बताइए टॉम को कुल कितनी राशि दी गई होगी? तो देखो भाई, इसको हम बताएंगे सबसे आसान सा तरीका। देखो भाई, तो यहां पर दिया है, मोहन दिया है जॉन को कितना, जॉन को दिया है 500 रुपया। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। लेकिन टॉम को कितना दिया है पता नहीं, टॉम को कितना दिया है पता नहीं। लेकिन 4 साल के बाद, क्या चीज साल के बाद, 4 साल के बाद जो उसको सिंपल इंटरेस्ट टोटल प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ है 210 रुपया। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। यहां तक तो हमें अच्छे तरीके से पता है कि 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट इतना प्राप्त हुआ। लेकिन दोनों के लिए जो रेट है आपका, कहोगे सर दोनों के लिए जो रेट है 8% पर एनम, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहां पर से देखो, दोनों मिला करके, दोनों मिला करके दोनों का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 210। अगर हम सिर्फ बात करें जॉन की, तो जॉन को जो राशि दिया गया होगा, जॉन को जो राशि दिया गया है 500, तो 500 का 4 साल के लिए दिया गया है 8% ब्याज की दर पर। तो जॉन को ब्याज 4 साल में कितना देना होगा? कहोगे सर 4 साल में 500 यानी 8 चौके 32% देना होगा। किसको? जॉन को देना होगा। किसको देगा? मोहन को। तो देगा तो कितना हुआ? तो इसका 32% जब निकालोगे तो कितना होगा? 10 15 1 16। तो इसको ये तो जॉन देगा, ब्याज देगा राम को, तो 200 160 है रुपया ना। लेकिन ब्याज मिला है उसको टोटल मोहन को कितना? 210। इसका मतलब जो ब्याज दिया गया होगा किसके द्वारा? टॉम के द्वारा। वो जो टॉम दिया हो गया होगा वो 50 रुपया ब्याज दिया होगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। कितना दिया गया होगा? 50 रुपया ब्याज वो दिया होगा। कितने पर? पता नहीं कितने पर, लेकिन जितना भी दिया गया होगा, ये ब्याज दिया है वो सिंपल इंटरेस्ट 4 साल का, किसका है? टॉम का। लेकिन 4% ब्याज की दर पर, 8% ब्याज की दर पर 4 सालों में जो उसको सिंपल इंटरेस्ट अपनी राशि का देना होगा, अपनी राशि का यानी जो राशि वह लिया है, यानी उसको उसका कितना? 32%। तो उसका भी तो 32% का ये वैल्यू है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट यानी सॉरी, ये इसका जो अमाउंट होगा इसके 32% का वैल्यू ये है, और ये जो राशि लिया है इसके 32% का वैल्यू ये है, और दोनों मिलाकर के 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट 210 रुपया होता है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब यहां से हमें पता करना होगा क्या चीज? हमें पता करना होगा क्या चीज? टॉम की राशि, यानी टॉम के राशि का 32%। लो, टॉम के राशि का 32% ये इतना है, तो यहां पर हमें 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? 8 से भाग दे देंगे, इधर भी 8 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 4%, और इधर मेरे भाई हो जाएगा 50/8। और हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए 100%, यानी इस राशि का 100%, तो 25 से गुना इधर भी, 25 से गुना इधर भी। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। इतना तो आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, इतना लिखने की जरूरत
नहीं है। और ये सभी चीजें आपको मन में करनी होगी। तो देखो भाई, यहां से जब काटोगे तो देखो तो 4 से कट जाएगा, 25, ये 25 मर्द में कट जाएगा, तो 25 पचे 625 और बटे 4। बताओ, 4 एकम 4, 2 और 2 4 पचे 20, 6 चौके 24, यानी 156 दशमलव समथिंग आएगा। और 156 दशमलव समथिंग ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। एकदम आसान सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता क्या है, यदि दो त्रिभुज के शीर्ष लंबों का अनुपात, देखो भाई दो त्रिभुज है, क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, पहले क्वेश्चन में है क्या चीज, एक्चुअल में कहा क्या है। देखो, दो त्रिभुज है, ऐसे समझो, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। दोनों त्रिभुज के शीर्ष लंबों का अनुपात दे दिया गया है। अरे शीर्ष लंब क्या, यानी इसके पास से लंब खींचा जाए, यानी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर खींचा जाए तो उसका रेशियो दे दिया गया है। यदि इसका लंबाई 3 है तो इसकी लंबाई कितनी है, 4 है, यानी 3:4 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और कहता है कि उसके क्षेत्रफल, यानी इसका एरिया, इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया, दोनों का एरिया का अनुपात 4:3 है। तो आप हमें बताएं इसके बेस का रेशियो क्या होगा। तो रेशियो लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा मेरे भाई कि क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का। कहोगे सर 1/2 बेस गुने हाइट, यानी हाइट ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो आपका शीर्ष से, तो यही ना होता है हाइट, और ये क्या है, बेस। तो यहां पर से देखो ये क्या है, एरिया। तो अगर हमें पता करना है, हमें करना है बेस पता। अगर हम क्या करें, एरिया को, अगर हम एरिया है ना, एरिया में हाइट से भागा दे दे, एरिया में हम लोग हाइट से भागा दे दें, तो हाइट से भागा देने के बाद क्या पता चलेगा, बेस का। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी 2 इंटू एरिया बटे क्या हो जाएगा, एरिया बटे क्या हो जाएगा, एरिया बटे हाइट। अगर हम हाइट से भागा दे देंगे तो क्या बचेगा, कहोगे सर उससे अगर हम भागा दे देते हैं, तो हाइट से भागा दे देते हैं तो हमें पास क्या बचेगा, कहोगे सर हमें बेस बचेगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर हम फिर रेशियो लेंगे, तो रेशियो लेंगे तो ये 2 कट जाएगा, फिर दूसरे वाले को भी करेंगे तो 2 हमारा कट ही जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा। तो हम वही काम करेंगे यहाँ पे। अगर हमें बेस का रेशियो चाहिए तो हम क्या करते हैं, एरिया में, तो हमें एरिया में क्या करना होगा, एरिया का रेशियो हमारा ये है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब उसके बाद हाइट का रेशियो क्या है, कहोगे सर हाइट का रेशियो 3:4 है। तो अगर हम इसमें भाग दे देते हैं, तो भाग देने के बाद जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, वो हमें बेस का रेशियो पता चल जाएगा। तो भाग दोगे तो 4 बटे क्या होगा, 3, और इधर 3 बटे कितना होगा, 4। तो ये रेशियो फ्रैक्शन में आ गया, तो इसको क्या कर दोगे, 4 चौके 16 और 3 तिहाई 9, यानी बेस का रेशियो आ गया 16 और 9 का, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब आ गया 14, उसके बाद देखो 15। क्वेश्चन नंबर 15 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता देंगे। देखो भाई क्या बोला गया है, माना ए एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, और माना बी एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसका विकर्ण क्या है, विकर्ण हमारे पास दिया है 14 सेंटीमीटर है। तो आप हमें बताइए ए और बी किसके बराबर, ए माइनस बी किसके बराबर है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में यही कहा गया है कि ए एरिया है किसका, वर्ग का। वर्ग का एरिया क्या होता है, कहोगे सर वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर। लेकिन जो पहला वाला है तो भुजा स्क्वायर, तो पहले वाले का दे दिया गया है भुजा का वैल्यू कितना, 1, 10, कितना दिया है, 10। तो अगर भुजा दे दिया है 10, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कहोगे सर क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब इसका एरिया आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर।
पहले का क्षेत्रफल पता चल गया। और बी एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है, यानी बी भी एक क्षेत्रफल है, लेकिन इसका इस बार क्या दे दिया है, विकर्ण। क्या दे दिया गया है, विकर्ण। यानी कोई भी वर्ग है, इस वर्ग का विकर्ण हमें दे दिया गया है। तो कितना दिया है, 14। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a। यही होता है ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और इसी का वैल्यू हमें दिया है 14। कितना दिया है, 14। अगर इसको 14 करोगे तो 14, तो ये 14 चला जाएगा यहाँ से, ये रूट चला जाएगा इधर, √2 हो जाएगा। और हमें पता करना क्या है, हमें पता करना है इसका एरिया। तो एरिया पता करने के लिए होता है भुजा स्क्वायर। तो इसको होगा 1 9 6, और इसको रूट करोगे 2, इसको जब काटोगे मेरे भाई तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 16। तो ए बी का एरिया कितना आ गया, 98। और आपसे क्या पूछा है, कि आपसे पूछा है बताइए a माइनस बी क्या होगा। और a माइनस बी क्या होगा, 100 में से 98 जब घटाओगे तो कितना बचेगा, 2। और यही आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब यहां से देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई। अगर इस क्वेश्चन को नहीं बनाते हो तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल ही क्या है, जीरो है। कहता है, श्रेया ने अपने परिवार के साथ कानपुर से, ये क्या है, उन्नाव तक की यात्रा कार से किया, और वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया। और वापस कानपुर से वापस किया, यानी वापस जब कानपुर हुई तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हुआ। तो बताइए इसकी औसत चाल क्या है। तो देखो भाई, यानी जितना डिस्टेंस वो गया और उतना ही डिस्टेंस वो आपस आया, यानी डिस्टेंस अगर आपका सेम है और आपका स्पीड अलग अलग दिया गया है, तो आप इसका एवरेज कैसे निकालोगे। जैसे कि ये कानपुर है और ये कानपुर से जहां भी गई होगी, तो यहां से पहले कानपुर से इस स्टेशन से गई और फिर वापस इस स्टेशन पर चली आई। तो ये पहले गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, लेकिन वापस आई है कैसे, 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अगर क्लियर है तो बात सुनो, अगर इसका एवरेज स्पीड कहता है ना, तो एवरेज स्पीड इसका निकलेगा, एवरेज स्पीड जो इसका होगा, इसका फॉर्मूला है 2 × S1 × S2 बाय S1 प्लस S2। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो इसका जो स्पीड का रेशियो एवरेज स्पीड होगा, तो बताओ 2 × S1 कितना है, तो कहोगे सर 40, और गुना S2 कितना है, तो कहोगे सर 50, और दोनों का योग कर लो। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, कहोगे सर 50 और 40 90। ये 0 से 0 हमारा कट जाएगा और कुछ आगे कटने वाला नहीं है। तो 4 दूनी 8 यानी 80, 80 पचे कितना होगा, 8 पचे 40 यानी 400, 400 बटे कितना होगा 9, यानी 400 बटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताया। देखो भाई, अब यहां पर से क्वेश्चन को पढ़ो। अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है एवरेज का, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 17, कहा क्या गया है कि 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। कितना थी, 17 वर्ष थी। एक बच्चे को जन्म लेने के बाद परिवार की आयु जो है ना, आज भी उतनी है, मतलब जितना पहले था 17 वर्ष था, आज भी 17 वर्ष ही है। तो बताइए बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है वर्ष में। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, आज से आज से कितना साल पहले, आज से कह रहा है 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले दो मतलब क्या है, 5 सदस्यों का परिवार, 5 सदस्य है। कितने सदस्य हैं, 5 सदस्यों के परिवार का औसत आयु कितना है भाई, कहोगे सर औसत आयु जो है इसका 17 वर्ष है। एवरेज कितना है, 17। तो पांचों का योगफल कितना होगा, 5 मेंबर्स का योग कितना होगा, को 5 साल पहले, कहोगे सर इसको हम कर देंगे 5 से गुना, तो 17 पचे कितना हो जाएगा, 85।
यानी आज से 3 वर्ष पहले 5 लोगों का जो परिवार है, 5 लोगों का 5 लोगों का जो परिवार है, उसकी आयु अगर औसत 17 साल है तो टोटल एज उसका कितना है? 85 वर्ष। कोई क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ 3 वर्ष के बाद यानी अभी उसका एज कितना हो जाएगा? तो 3 वर्ष के बाद तो 5 सदस्य, तो पांचों सदस्यों का 3-3 वर्ष बढ़ेगा। थोड़े ना कि एक का 3 वर्ष बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो तीनों का 5-5 वर्ष बढ़ेगा। तो 5 आदमी है तो बढ़ के एज अभी तीनों का एज कितना हो जाएगा? कहोगे सर 15 वर्ष बढ़ जाएगा, मतलब अभी जो एज हो जाएगा 100, यानी 5 सदस्यों का एज कितना हो जाएगा? 100। कहता एक बच्चे को जन्म लेने के बाद भी, तो बच्चे का जन्म लिया तो सदस्य पहले कितना था? 5, तो एक आदमी बढ़ गया। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल बढ़ गया। तो अभी भी एक आदमी जब बढ़ गया तो यानी अब सदस्य कितना है? 6, तो अभी भी एज कितना है? मतलब 17। कितना मेंबर है? मेंबर हो गया 6, लेकिन अभी भी एवरेज 17 का ही है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो अभी टोटल इसकी एज कितना हो जाएगी? कहोगे 17 पचे 85, 17 छकी 2 तल से, तो एज बढ़ा कितना? कितना? 2। देखो तो पहले कितना था? 100, मैंने आज कितना? 100, लेकिन हो गया कितना? 102। किसके कारण? एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसके कारण, तो मैंने बच्चे का अब एज कितना है? मतलब जन्म अभी लिया, जन्म लेने के बाद नहीं, मतलब जन्म लेने के कुछ समय बाद। ये कह रहा है कि आज भी उसका एज कितना है? 17 ही है। तो अब हमें बताओ कि बच्चे का अभी कितना साल होगा? तो बताओ, ये इसका अभी 100 बता रहा है, अगर बच्चे को इंक्लूड कर दिया जाए तो 102 हो जाता है टोटल एज। तो उस बच्चे का एज कितना होगा? तो बच्चे का एज कितना होगा? कितना ज्यादा? 2 ज्यादा। किसके कारण बढ़ा? तो एक बच्चे को जन्म लेने के कारण ही बढ़ा, यानी बच्चा का एज कितना होगा मेरे भाई? 2 ईयर, 2 ईयर्स होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। और कितना आसान सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताए होगे। देखो भाई, एकदम आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, आप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहता क्या है? एक दुकानदार 3550 रुपया में एक वस्तु खरीदा और इसकी मरम्मत पर 50 रुपया खर्च करता है। ठीक है, मरम्मत पर 50 रुपया खर्च करता है। यदि वह उस वस्तु को 3816 रुपया में बेच देता है तो बताइए लाभ प्रतिशत कितना है? क्या बताओगे? कहोगे हाँ सर जरूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। तो देखो, तो यहां पर से जो कॉस्ट प्राइस उसका टोटल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो वो खरीदा 3550 में और 50 रुपया उसको मरम्मत करने में लगाया, यानी उसको बनवाया, तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? कहोगे सर उसका टोटल कॉस्ट प्राइस 3550 प्लस 50, यानी टोटल हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस कितना? 3600। लेकिन वस्तु को बेचा कितना में? कहोगे सर वस्तु को उसने बेचा है कितना में? वो 3816 रुपया में बेचा है। तो देखो भाई, तो किसी वस्तु को खरीदने यानी टोटल लागत लगा 3600 और वस्तु को बेचा 3816 में, यानी 216 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। और इसी को परसेंटेज में बदलना है तो कॉस्ट प्राइस पर, तो कॉस्ट प्राइस है तो इसको 100% से कर दोगे तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और ये 6 मर्त में कट जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज उसका जो हो जाएगा भाई 6%, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। कितना एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा क्या गया है? सबसे पहले ये ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 19 में ये कहा गया कि 15 घंटे का कितना प्रतिशत 18 सेकंड होता है? लो भाई, सबसे पहले तो पता करना होगा कि 15 घंटे का, 15 घंटे में, तो घंटे को सबसे पहले सेकंड में बदलो। ये 18 सेकंड दे दिया गया है और किसके बारे में बोला है? 15 घंटे। तो घंटे को ये सबसे पहले मिनट में बदलने के लिए 60 से, और इस मिनट को बदलने के लिए 60 से फिर क्या कर दोगे? भागा, गुना कर दोगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? सेकंड में। और इसी के बारे में पूछता है कि अब बताओ कितना प्रतिशत है, तो परसेंटेज में कटना है तो ये 1 2 जीरो कट जाएगा। बताओ 6 या 18, ये हो जाएगा 2, यानी 1/30%, 1/30%, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? डी।
कितना में है, डी में। आई होप आपकी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20, हम डायरेक्ट इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर क्या होगा, 2। कैसे होगा ये देखो, आपको हम फॉर्मूला बताते हैं, ऐसे समझो। इस पे हम जो डाटा दिया गया है हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। अब डायरेक्ट हम आपको फॉर्मूला देखो कैसे लिखते हैं, ऐसे समझो। क्वेश्चन नंबर 20 को, क्वेश्चन नंबर 20 में समझो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर माइनस है a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया है, अगर आप इसको ऐसे निकालोगे तो देखो भाई क्या होगा, ये बचेगा ए स्क्वायर और होगा ये प्लस है, सॉरी यहाँ पर प्लस है तो प्लस देते हैं। ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें प्लस 2ab, इसमें माइनस 2ab, दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर इधर भी, ए स्क्वायर इधर भी, यानी 2a स्क्वायर। इस इधर भी बचेगा बी स्क्वायर, इधर भी बी स्क्वायर, क्या बचेगा 2b स्क्वायर। तो दोनों में से हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर नीचे में फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता तो क्या होता, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा 2। अरे होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग समझेंगे। इसको समझना, एक को समझना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरा क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब करोगे तो ऊपर में क्या बचेगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। कहोगे हाँ जी सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ये दोनों हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या 2, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 बेहद आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम इसका आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में करके तो बता ही देंगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है, कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक दे दिया गया है और उसमें से एक संख्या दे दी गई है, तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। क्या इसे क्वेश्चन को नहीं बनाओगे, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बनाएंगे। तो क्या होता है पता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब इसी पर लगा दो, तो यहां पर एलसीएम दिया गया है 4800, ठीक है, और दूसरी संख्या दिया गया है कितना भाई, 160। और यहां पर से यहां पर ये हो गया पहली संख्या एलसीएम गुना एचसीएफ, और पहली संख्या दे दी गई है 480 और दूसरी संख्या कितनी है पता नहीं। अब ये बताओ, जीरो से जीरो कट जाएगा, बताओ 16 48, और ये क्या होगा 16 48 यानी 160, यानी 1600 आ रहा है। कहोगे हाँ जी सर 1600 आ रहा है। तो दूसरी संख्या मेरे भाई कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या 1600 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है 1600। दो वो ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए भी है, ऑप्शन नंबर डी भी है। तो जो भी है आंसर कितना होगा 1600। कितना सौ होगा, 1600 होगा। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होगे। अब यहां से समझो भाई, अब यहां से हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर, सॉरी 23 नहीं 22 नहीं हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो भाई क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 22 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है कि 7/13 और कितना है भाई 8/15, और क्या बोला है भाई 11/13, और क्या बोला है भाई 14/33। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर ये दिया गया है तो आप बताइए कि सबसे क्या है छोटा भिन्न कौन सा है। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस दोनों को सबसे पहले हम चेक करते हैं, इसमें छोटा कौन सा है। जो छोटा पकड़ाएगा अगले से चेक कर लेंगे, उससे भी में भी जो छोटा पकड़ाएगा उसको अगले से चेक कर लेंगे, जो छोटा रहेगा हम उसको छोटा को पकड़ना है। बताओ इसको 17 क्या होगा 15 छके 90, 15 पचे 75 से 105, और ये क्या होगा 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सती 91, 13 8 74 से। ठीक है, 13 सती 15 छकी 90। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन है अभी तक, कहोगे सर अब से अभी सबसे छोटा 8/15 है। कौन है 8/15, तो 8/15 हमारा अभी छोटा हो गया।
अब इसको 11/13 से करते हैं, तो 13 पचे 80, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सत्ती 91, 13 8 74 से। और इसको जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 150 और 15 5 165। तो छोटा कौन होगा, इधर वाला, तो यही हमारा अभी सबसे छोटा है। अब उसके साथ 14 बटे 33 करेंगे, तो 8 तिया 24, और 24 और 3 कितने, 24 और 2 कितना होगा 26। और इसको जब करेंगे गुना, तो अगर ये होगा 225 होना चाहिए था, 225 से छोटा होना चाहिए था, क्योंकि 15 गुना 15 225 होता है, और 15 पर छोटा, तो ये सबसे छोटा किधर वाला आया, इधर वाला। तो सबसे छोटा मेरे भिन्न कितना होगा, 14/33, जो कि 14/33 कितना में है, ऑप्शन नंबर 1 में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि ए बटे 3, देखो भाई क्या बोला है, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है। तो आप हमें बताओ a प्लस बी प्लस सी का मान, a बटे सी का मान क्या होगा। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका है, इसमें कुछ ये तीनों मान आपस में क्या है, बराबर। तो मान लेते हैं कि 1 के बराबर है, मान लेते हैं, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, इसका वैल्यू जो भी आए, मान लेते हैं कि ये सबका वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है। तो अगर 1 के बराबर है तो a बराबर कितना होगा 3, b बराबर कितना होगा 4, और c बराबर कितना होगा 7। तो यहाँ पर से हमको मान निकालना है। तो a b c का यहाँ पर देखो कुछ भी मान सकते हो, बट हम माने हैं 1, क्योंकि हमारा कट ही जाएगा तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलो भाई, तो 3 4 से कितना कितना होगा 3, और 4 कितना होगा 7, सबको जोड़ना है ना, 3 4 7, 7 7 कितना होगा 14। अब बटे कितना होगा, सी का वैल्यू 7, कट जाएगा तो कितना बचेगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में। और यही आपका सही आंसर है। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां से आ जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में लेकर के आएंगे आपके लिए फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।